हेलो दोस्तों, नाउ आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने नाउन को पढ़ा था, नाउन की प्रैक्टिस शीट की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोनाउन के बारे में, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शीट जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या एरर्स प्रोनाउन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, उनको सबको मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शीट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है। नाउन में आपने पढ़ा था कि ये सभी क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो उसका दूसरा पार्ट जो आपके सिलेबस में अभी भी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसका जो दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन है। प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच आर यूज्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन। मींस ऐसा वर्ड जो किसके प्लेस पर यूज किया जाता है, नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। या फिर वी कैन से द वर्ड्स व्हिच आर रिड्यूस द रिपीटिशन ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन के बार बार रिपीटिशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, है ना, क्या बताया मैंने कि नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, तो इसका एक ये सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि आप किसी भी स्टेटमेंट को लिखते समय, किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं और बार बार उसी नाउन का यूज करते हैं, तो पढ़ने में जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसकी सुंदरता को वो कम कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके प्लेस पर प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, ठीक है। ये बार बार वही वर्ड आता है, वही वर्ड आता है, तो लिखने की जो कला है या पढ़ने का जो तरीका है उसमें कुछ कमी लगती है। उसकी सबसे बड़ी चीज है कि उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है। इसीलिए क्या किया गया, प्रोनाउन का यूज किया गया। ओके, चलिए अब देखते हैं कि काइंड्स कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन के। तो सबसे फर्स्ट जो होता है पर्सनल प्रोनाउन। केवल काइंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस शीट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा नॉलेज जरूर होना चाहिए कि बेस क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें 3 पर्सन में इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, उत्तम पुरुष। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ठीक है। ये जो हैं इसमें फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। यदि हम शॉर्ट में बोले तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो क्या होते हैं, आई और वी होते हैं। अब आई नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव केस माई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो आ जाएगा माई सेल्फ होता है, ठीक है। इसी तरीके से वी प्लूरल के लिए रखा जाता है, वी है, अस है, आर है, आर सेल्फ है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के बारे में मैंने बात किया। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, यू, यू, योर, योरसेल्फ, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे। इसी तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म भी होता है, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ठीक है। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन। अगला देखते हैं, सेकंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है,
ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार दिखाते हैं, द प्रोनाउंस विच आर एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पजेशन, जो पजेशन शो करते हैं, जो अधिकार शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में जब आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप पढ़ रहे थे, अभी मैंने बताया उसके बारे में, तो जो पजेसिव प्रोनाउन लास्ट में था, जो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे इसमें क्या आ जाता है, आई, मी, माई, माइन, माइन क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। वी, एस, आर, आर्स क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। यू, यू, योर, सेकंड पर्सन में हम देखेंगे तो योर्स क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पर्सन में भी क्या होता है कि ही, हिम, हिज, हर्स, ठीक है, यो, देयर्स, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं, जो कि अधिकार शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट में इसको समझना है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है। लेकिन नॉलेज जरूर होना चाहिए इन सब चीजों का, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको पता ही नहीं होगा कि माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए समझना जरूरी है कि पजेसिव प्रोनाउन, जब आप चार्ट पढ़ते हैं आई, मी, माई, माइन, तो वहां पर माई जो है वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जब माइन हो जाता है तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। वी, एस, आर, आर जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जब आर्स हो जाता है तो क्या बन जाता है, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथ में इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत, डेमोन्स्ट्रेट, मेन वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेट है, जिसका मतलब होता है पॉइंट आउट, मतलब ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की तरफ क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो पेन को कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यह वर्ड, मतलब दिस इज माई पेन, तो दिस वर्ड किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पेन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो यहां पर दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस आता है, दैट आता है, these आता है, those आता है, ठीक है, और एक दो सच वर्ड है, मतलब उनसे ज्यादा मतलब नहीं है, आपको ये चार याद रखने हैं। कौन कौन सा, this, that, these, those, this, that, these, those। this और that का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं, these और those का यूज प्लूरल के लिए करते हैं। this और these का यूज पास की थिंग्स के लिए करते हैं, that और those का यूज दूर की थिंग्स के लिए करते हैं। बस इतना सा आपको समझना है। this, that का यूज सिंगुलर के लिए, these, those का यूज प्लूरल के लिए। this और these का यूज, this पास में है, सिंगुलर है तो this, पास में है, प्लूरल है तो these, दूर है, सिंगुलर है तो that, दूर है, प्लूरल है तो those। बस इतना सा इसमें समझना था। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो यहां पर क्या दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो व्यष्टिवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें अलग अलग जो वर्ड होते हैं, जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये सब किसमें आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मींस आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप लोग याद करते रहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसको हिंदी में परस्पर सूचक सर्वनाम कहते हैं, परस्पर वाचक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दोज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें केवल 2 वर्ड आते हैं, एक आता है ईच अदर, एक आता है ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनदर, वन अनदर। ये 2 वर्ड क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, आपके सेंटेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ईच अदर है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर का यूज केवल 2 लोगों के लिए किया जाता है। कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए किया जाता है। और वन अनदर का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, मोर देन 2 के लिए करते हैं। ठीक है, ये
टू पर्सन टू थिंग्स है उसके लिए ईच अदर का यूज करेंगे, यदि मोर देन टू है तो हम रेसिप्रोकल में वन अनदर का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको रेसिप्रोकल क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, परस्पर सूचक परस्पर वाचक सर्वनाम जिसमें दो वर्ड आते हैं ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज हम दो लोगों के लिए करते हैं, वन अनदर का यूज हम मोर देन टू के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जब अभी मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा था तो वहां पर जो पजेसिव केस था आई मी माई, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें जब सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, तो यहां मैंने माई में क्या लगा दिया, सेल्फ लगा दिया, आर सेल्व्स, ठीक है, तो यहां पजेसिव एडजेक्टिव में मैंने क्या किया, सेल्फ लगा दिया। प्लूरल है तो सेल्फ लग जाएगा, सिंगुलर के लिए सेंस में यूज है तो सेल्फ लग जाएगा। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्व्स, तो जब सेल्फ या सेल्फ ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, जिसका मतलब निजवाचक होता है जो स्वयं सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इसी के साथ में आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन देखिए ज्यादा इसकी फॉर्मेशन में तो कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा सा इसके यूज में अंतर आ जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूरा फोर्स होता है, दबाव जो होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, और मोस्टली ऐसे एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं मोस्टली सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किए जाते हैं, और इसमें भी सेल्फ या सेल्फ ऐड किया जाता है। पजेसिव जो वर्ड्स होते हैं और जो थर्ड पर्सन में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं और एम्फेटिक बनाते हैं। लेकिन एम्फेटिक में क्या होता है, सब्जेक्ट पर दबाव पड़ता है, इसीलिए इसे दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। ओके 7 हो गए, चलिए 8 नंबर देखते हैं। तो यहां तक आप लोग एक एक को क्लियर करते रहिएगा और समझते रहिएगा। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय सूचक सर्वनाम जो निश्चित नहीं है। द प्रोनाउंस व्हिच द वर्ड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड फॉर डेफिनिट नाउन्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, एनीवन है, एनी, एवरीवन है, समवन है, ये सब क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। anyone, everyone, anybody, somebody, ठीक है, someone, these are called indefinite pronoun। जो डेफिनिट पर्सन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, डेफिनिट नाउन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, इंडेफिनिट कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। मैं बोल रहा हूं यदि आपको दिख नहीं रहा तो रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें क्या आता है, हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, विच आता है, दैट आता है, ये सब किसमें आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। जो रिलेट करते हैं मतलब दो स्टेटमेंट को, दो क्लॉजेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, संबंध बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वर्ड कौन कौन से, हु है, whom है, whose है, which है, that है, ये सब किसमें आ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए हम लोग 10th नंबर पे पहुंच चुके हैं। प्रोनाउन को पढ़ते हुए कितने पार्ट्स इसके हमने पढ़ लिया, 10 पार्ट। इंट्रोगेटिव क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसमें व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव, वेयर क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा 10 काइंड्स होते हैं किसके, प्रोनाउन के। एक एक आप याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, हल्का सा उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वर्ड्स भी बताया है। अब जैसे इसमें इंट्रोगेटिव में क्या है, हु है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, व्हाई है, ये सब क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं जब प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। दोस्तों एक और भी है इसमें,
जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसको कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, जिसमें केवल एक वर्ड आ जाता है, व्हाट का यूज किया जाता है। जहां पर व्हाट का यूज करके कोई सरप्राइज, कोई एक्सक्लेम की थिंग्स क्रिएट होती है ऐसा सेंस, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो इसको यदि आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे टोटल 10 काइंड्स हैं, लेकिन यदि एक्सक्लेमेटरी को भी मिला लेते हैं तो यहाँ पर 11 हो जाते हैं। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और उसकी पहचान, उसके वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड जो है किस प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस सेट के बारे में, कैसे सेंटेंसेस वहां पे आपके पेपर में आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना होगा, इसको समझिएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट एरर। आपको क्या करना है, एरर यहां पे फाइंड आउट करना है। जो पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और 5 में क्या हो जाएगा, नो एरर। आप ये समझिएगा, ठीक है। 5 में किस पार्ट में एरर है ये आपको फाइंड करना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, या किसी में नहीं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए साथ में इसको मिलकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कहां पे एरर है और कौन सा पार्ट सही है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जय एंड विजय आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट्स। कि जो जय और विजय हैं, फर्स्ट पार्ट है जय एंड विजय, यहाँ सेकेंड पार्ट क्या है, आर है, थर्ड पार्ट में वेरी इरेगुलर है, फोर्थ पार्ट में इन हिज हैबिट्स है। तो आप देखिए ये चारों पार्ट्स में से किस में एरर मिल सकती है, कौन सा राइट हो सकता है। फर्स्ट है जय एंड विजय ना, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दिख रही है, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, प्लूरल भी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, तो सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इरेगुलर, यहाँ पर वेरी बहुत इरेगुलर है, अनियमित यहाँ पे भी नहीं। इन हिज, हाँ यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम मिल रही है, यहाँ पे हिज का यूज किया है, और जबकि रूल क्या दिया हुआ है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आगे आने वाली वर्ब या प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव सब प्लूरल ही होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आगे आने वाली वर्ब भी और प्रोनाउंस भी सब क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो हमको यहाँ पे एरर मिल जाती है पार्ट 4 में, यहाँ पे हिज ना हो करके क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल, जय एंड विजय दो हैं, प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ना कि हिज होगा। ये सिंगुलर होता तो हिज होता, तो हमारा आंसर राइट कौन मिलेगा, 4, ठीक है। वहां आपको बोलेगा कि किस पार्ट में एरर है, वही आपका सही आंसर होगा। तो आप क्या लिख देंगे, आंसर आपका 4 पार्ट राइट है, तो 4 वाले पे आप टिक करेंगे, गोला फिल करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज डन देयर वर्क। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज ब्रदर, एक तो मिस्टर शर्मा हैं और उनके क्या है, भाई हैं, हैज डन देयर वर्क। देखिए क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मिल रही है, आप इसको बहुत ही होशियारी से करिएगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है ऐसे सेंटेंसेस में, क्योंकि आप फिर से वही माइंड यूज करेंगे कि मिस्टर शर्मा आए हुए हैं, उनके भाई भी हैं, प्लूरल हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहां पे है, यहां पे प्रॉब्लम है या यहां पे प्रॉब्लम है या कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, एक रूल होता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों, ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए, किससे जुड़े हुए हों, एज वेल एज से जुड़े हुए हों, एज वेल एज से जुड़े हों, या फिर along with से जुड़े हुए हों, along with से जुड़े हुए हों, या फिर together with से जुड़े हुए हों, है ना, together with से जुड़े हुए हों, या फिर with से जुड़े हुए हों। बस ध्यान से समझिएगा, जब कोई दो सब्जेक्ट as well as along with together with से जुड़े हुए होते हैं तो आगे आने वाली वर्ब इसके मींस जिस कॉन्जक्शन से जुड़े हुए हैं उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। तो मिस्टर शर्मा क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हैज डन देयर, देयर के पास प्रॉब्लम आ गई। यहां पर क्या कह रहा है कि देयर कैसे हो सकता है जब सिंगुलर के अकॉर्डिंग, तो मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज ब्रदर्स फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड में हैज हो गया, थर्ड में डन हो गया, एंड फोर्थ में देयर वर, फाइव में नो एरर। ठीक है, अब आप आसानी से इसको बता देंगे कि किस पार्ट में मिस्टेक है। फोर्थ पार्ट में मिस्टेक है, देयर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग ही आप आगे आने वाली वर्ब और प्रोनाउन यूज करेंगे। यहां पर प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टी चीफ एंड द होम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या था, पार्टी चीफ एंड द होम मिनिस्टर, सेकंड है एक्सप्रेस्ड, नेक्स्ट है हिज व्यूज, एंड फोर्थ ऑन द टॉपिक, एंड फाइव क्या हो जाएगा, नो एरर। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट में क्या करेगा, द पार्टी चीफ एंड द होम मिनिस्टर, दो सब्जेक्ट हैं, एक कौन है, द पार्टी चीफ है, दूसरा क्या, द होम मिनिस्टर है। एक्सप्रेस, उन्होंने एक्सप्रेस किया हिज व्यूज, अपने विचार ऑन द टॉपिक पे। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा बेटा कि जब दो सब्जेक्ट हैं, दोनों कॉन्जक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो यहां पर हिज व्यूज ना हो करके क्या हो जाएगा, देयर व्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, मतलब हमारा किस पार्ट में मिस्टेक है, थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। एक चीज और यहां पे समझ लीजिए, दो सब्जेक्ट हैं, तो यहां पर पहला है पार्टी चीफ, उसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, दूसरा है होम मिनिस्टर, इसके पहले भी आर्टिकल द लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्टी चीफ जो हैं वो अलग हैं और होम मिनिस्टर कौन है, अलग हैं, इसीलिए ये प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हिज की जगह क्या हो जाएगा, देयर का यूज कर दें। वहां पे आपको लिखना नहीं है देयर का यूज, बल्कि वहां पे सिर्फ आपको कौन से पार्ट में एरर है उसको टिक कर देना है बस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यदि दोनों के पहले आर्टिकल द न लगा होता, केवल फर्स्ट के पहले आर्टिकल द होता, सेकंड के पहले आर्टिकल द नहीं होता, तो इसका मतलब ये हो जाता कि दोनों एक ही हैं, जो पार्टी चीफ है वही पार्टी का होम मिनिस्टर है, तो आगे सिंगुलर वर्ब लगती। लेकिन ये दोनों के पहले आर्टिकल द लग गया है, मतलब ये प्लूरल का सेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पर हिज रॉन्ग है, यहाँ पर देयर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। None of the two brothers has paid his tuition fees. None of the two brothers has paid his tuition fees. No error. No error. ठीक है, 5 में no error, 4, थर्ड, सेकेंड, 1. None of the two brothers, दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा कि दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं हैज पेड हिज ट्यूशन फीस, अपनी ट्यूशन फीस पेड की, किसी ने नहीं की। तो जब कहीं पर दो लोगों की बात आती है, जब दो लोगों की बात आती है तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज नाइदर का करेंगे। जब निगेटिव सेंस में है तो नन की जगह क्या हो जाएगा, नाइदर होना चाहिए था, मतलब यहां पे हमें प्रॉब्लम मिल जाती है, पार्ट 1 में एरर फाइंड आउट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब दो लोगों की बात करें, दोनों में से कोई भी नहीं के सेंस में नाइदर का यूज करते हैं, और दोनों में से एक के लिए आइदर का यूज करते हैं। तो जब दोनों में से एक की बात करें तो आप आइदर का यूज करिएगा, और दोनों में से किसी की भी बात ना करे तो नाइदर का यूज करिएगा। ओके, तो यहां पर कह रहा था नन ऑफ द टू ब्रदर्स, मतलब दो भाइयों में से कोई भी नहीं, तो नन नहीं होगा बेटा, नाइदर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर ऑफ द 5 men, अब देखो तुरंत वहां पर चेंज कर दिया, यहां था दो थे तो नन लगा रहा था, यहां 5 आ गए तो क्या कर रहा है, नाइदर लगा रहा है, मतलब मिस्टेक, एरर मिल रही है हमको यहीं पर। ठीक है, 5 में नो एरर। बताइए किस पार्ट में मिस्टेक है ना, आपको मिल गई होगी। जब यहाँ पर दो लोग होंगे तभी नन करेंगे, और दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहा होगा तो नाइदर का यूज नहीं करेंगे बल्कि नन का यूज करेंगे। बस बहुत इजी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। नन ऑफ द 5 men हैज अ चॉइस ऑफ हिज ओन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे लव्ड देयर सेल्फ so much that they thought of no one else। देखिए, चलिए सॉल्व करिए इसको। they पहला हो गया, loved their self so much that they thought of no one else,
और 5 में क्या हो जाएगा, नो एरर, नो एरर। चलिए बताइए आप लोग किस पार्ट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे किस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे पहला कह रहा दे लव देयर सेल्फ। देखिए बेटा यहाँ पे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है एंड 5 है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर सेल्फ लगा रहा है, और जबकि दे के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ या सेल्फ लगता है। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके पजेसिव में लगता है सेल्फ या सेल्फ, सेकंड पर्सन के पजेसिव में सेल्फ या सेल्फ लगता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, हिम, हिज, तो यहाँ हिज के साथ नहीं लगेगा, हिम के साथ सेल्फ या सेल्फ लगेगा। दे, देम, देयर, तो यहाँ देयर के साथ नहीं लगेगा, देम के साथ लगेगा। तो हमें यहीं पे एरर मिल जाती है, देयर सेल्फ ना होकर के क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, देम सेल्फ होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, पार्ट 2 में एरर मिल जाती है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबॉडी हैव हिज ओन आइडियाज, एवरीबॉडी हैव हिज ओन आइडियाज व्हिच ही वांट्स टू चेंज, या फिर नो एरर। चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, 1 पार्ट में मिस्टेक है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फिर फोर्थ में या फिफ्थ में। तो एवरीबॉडी आया हुआ है, एवरीबॉडी रूल समझिए, जब किसी सेंटेंस में एवरीबॉडी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, आप नोट कर लीजिए, जब क्या आ जाए, एवरीबॉडी आ जाता है, एनीबॉडी आ जाता है, एनीबॉडी आ जाता है, समबॉडी आ जाता है, समबॉडी आ जाता है, एनीवन आ जाता है, समवन आ जाता है। ठीक है, ईटीसी। तो इनके बाद हमेशा सिमिलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या गया था, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी आया हुआ है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हैव लगा रहा है बेटा, जबकि हैव नहीं होगा, वर्ब यहाँ पर क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, तो हैज होना चाहिए। मतलब एरर हमारी कहाँ पे है, सेकंड पार्ट में है। एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडियाज व्हिच ही वांट्स टू चेंज, यहाँ पर भी देखो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वांट्स आया हुआ, वांट्स टू चेंज, तो यहाँ पर एरर किसमें है, सेकंड पार्ट में है। एवरीबॉडी है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, एवरीबॉडी फर्स्ट पार्ट है, कैन नॉट सेकंड पार्ट है, बी इंटेलिजेंट थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 नो एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। 1 2 3, एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कोई भी, एवरीबॉडी कैन नॉट बी, कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, कैन ही क्या हुआ, हो सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस में टैग क्वेश्चन का यूज करता है और यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर एवरीबॉडी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, तो आप टैग क्वेश्चन में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। मींस एवरीबॉडी, एनीबॉडी के लिए किसका यूज करेंगे, टैग क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल ही सब्जेक्ट का यूज करेंगे। कह रहा एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कि हर कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। कैन दे, क्या वे हो सकते हैं, मतलब एवरीबॉडी रिफर टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर ही ना होकर के क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। मतलब एरर कहाँ पे है, पार्ट 4 में एरर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर मोहन लाइक्स म्यूजिक, हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। तो फर्स्ट पार्ट है मिस्टर मोहन, सेकंड है लाइक्स म्यूजिक, थर्ड है हु एंड हु हेल्प्स मी, और नेक्स्ट है टू रिलैक्स, फिर नो एरर। चलिए बताइए किस पार्ट में मिस्टेक है, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। मिस्टर मोहन लाइक्स म्यूजिक, मिस्टर मोहन को क्या पसंद करते हैं, मिस्टर मोहन म्यूजिक पसंद करते हैं। हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स, जो मुझे क्या करती है, हेल्प करती है रिलैक्स में, आराम करने में। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि म्यूजिक के लिए उसने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया है, जबकि म्यूजिक आप नॉन लिविंग में रखते हैं। जब हु का यूज कब होता है, जब कोई लिविंग आता है, किसी पर्सन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। यहाँ पर म्यूजिक की बात कर रहा था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो
कहां पे एरर मिल जा रही है, पार्ट थर्ड में एरर है, या आप यहाँ विच या दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर मोहन लाइक्स म्यूजिक विच हेल्प्स मी टू लाइक, जो कि म्यूजिक के लिए क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे, या फिर हम दैट का यूज कर सकते हैं। तो पार्ट थर्ड में यहाँ पर एरर है। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अग्निवीर से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सारे आपको करवाएंगे। आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, नोट डाउन जरूर करते रहिए, साथ में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। चलिए दिस इज नॉट, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है ट्रीटमेंट, थर्ड है दैट आई एक्सपेक्टेड, 4 है, 5 में नो एरर, ठीक है। चलिए देखिए किस पार्ट में यहाँ कोई एरर है या नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई, देखिए यहाँ पे जो एरर दी हुई है वो 4 पार्ट में है, ठीक है। क्यों 4th में है कि आप ध्यान रखिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में सच आ जाता है तो उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा एज होता है, कभी दैट नहीं हो सकता, कभी हु नहीं हो सकता, कभी विच नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा यहाँ पर एज ही होगा, ठीक है। रूल नोट कर लीजिए, जब सच आ जाएगा तो उसके आगे आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्या होगा, एज होगा, ना कि दैट, ना कि विच, ना कि हु। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4th पार्ट में क्या है, एरर है। तो ये हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बन सकते हैं प्रोनाउन से मैंने आपके लिए लिए, और आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।